नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जिज्ञासा में। और आज हम सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, उनके आंसर, उस पर थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और एक थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए रहेगा इस पूरी क्लास। शुरुआत हम करते हैं। हम पहले, जैसा कि पीछे लिखा हुआ है हम देख पाएंगे, लेट अस सम अप, तो उधर जो लिखा है उसको छोड़ देते हैं। हम एक बार पूरे पाठ को फिर से समराइज कर लेते हैं ताकि पीछे वाले वीडियोस का जो 6-7 वीडियोस हैं उन सब का निचोड़ आपको थोड़ी सी देर में मिले। सबसे पहले इस पूरे चैप्टर की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले हमने फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के बारे में बात। हमने ये जाना कि बेसिक अंतर जो फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के बीच में है वो ये है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हम नेचुरली एडॉप्ट करते हैं, नेचुरली सीखते हैं अपने आप। उसका व्याकरण वगैरह सब बाद में सीखते हैं, सबसे पहले हम उसको बोलना समझना सीख लेते हैं। सेकेंड लैंग्वेज के साथ ऐसा नहीं है, वो एक पूरे प्रोसेस के साथ सीखनी पड़ती है। और चूंकि सेकेंड लैंग्वेज हमारी परिवेशीय लैंग्वेज नहीं होती है, हमारी एनवायरमेंटल लैंग्वेज नहीं होती है, इसलिए इसको सीखना सदैव कठिन कार्य प्रतीत होता है। तो सबसे पहले तो हमने ये बात की थी। दूसरे नंबर पे आया था लैंग्वेज लर्निंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, यानी दूसरी लैंग्वेज की ही हम इस पार्ट में बात करेंगे। तो दूसरी लैंग्वेज सीखने के बारे में अच्छी बातें क्या थी, उसके एडवांटेज क्या थे, उसके बारे में हमने जाना था कि अगर हम दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस जो है थोड़ा क्लियर हो जाता है। हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो एक्टिव हो जाते हैं, और जब पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, हम चीज़ों के बारे में बेहतर सोच सकते हैं, हम समस्यात्मक स्थितियों में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये सब लाभों के बारे में बात की थी जब हम सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं। फिर उसके बाद आया था हमारा जो अगला टॉपिक था वो था एडवांटेज ऑफ लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज। उसके बाद था मेजर कंसर्न्स एंड चैलेंजेज इन लर्निंग सेकेंड इन इंडियन क्लासरूम। लो लिटरेसी रेट है, टीचर्स की शॉर्टेज है, टीएलएम्स पर्याप्त नहीं है, प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारणों पे भी हमने चर्चा पर चर्चा की थी कि इनके कारण हम प्रॉपर लर्निंग सीख नहीं, सेकेंड लैंग्वेज नहीं सीख पाते। फिर हमने बात की थी को करिकुलर गोल्स पे। करिकुलर गोल्स पे उनकी खासियत ये है कि भाई ये लंबा एक टारगेट होते हैं, वो हमें पाठ्यक्रम देते हैं, हमारे सिलेबस में हमें क्या पढ़ा जाना है इस बात की स्पष्टता देते हैं, साथ ही हमें ये भी बताते हैं, ये ध्यान रखते हैं कि असल में हम सीखने वाले क्या क्या हैं और क्या हम जो टारगेटेड है, जो एम्ड है जो चीजें, क्या उन पे ही चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये करिकुलर गोल्स के द्वारा हमें मिलता है। उसके बाद कॉम्पिटेंसीज और लर्निंग आउटकम्स की हमने बात की थी। कुल मिलाकर के इतना हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब हमें करना क्या है, हमें करनी है शुरुआत, और हमें वो सारे चैप्टर्स क्लियर करने हैं जो कि वो सारे क्वेश्चंस क्लियर करने हैं जो कि इस चैप्टर में हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको जरा सेट कर दूं और प्रॉपरली आप, आज मैंने प्रयास किया है कि पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा बेहतर तरीके से आप इन चीजों को सीख पाए। देखिए, यूनिट फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, और चैप्टर सेकंड का नाम है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड करिकुलर गोल्स। इसमें अभी तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे हमने वो सारे कर लिए हैं। इस पार्ट में अंतर क्या था पिछले पार्ट की अपेक्षा, वहां पे हर टॉपिक के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे और कुछ रिटन थे। इस पार्ट में अंतर यह है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बार बार थे, लेकिन रिटन क्वेश्चंस केवल लास्ट में रखे गए। तो जो पहला क्वेश्चन है उसको जरा देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल यानी विक्स और कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैल्प। इन दोनों चीजों के बारे में हालांकि मैंने पर्याप्त मात्रा में बताया था, फिर भी यहां पे एक चीज मैं आपको इंश्योर कर दूं कि इस प्रश्न का जब आप उत्तर लिखेंगे तो उत्तर कैसे करके आप इसका लिख सकते हैं, दो तरीके हैं। एक तो आप पहले हेडिंग डालो विक्स और दूसरी हेडिंग डालो कैल्प, और दोनों के बारे में अलग अलग लिख दो।
एक तो ये तरीका है लिखने का। दूसरा तरीका आपका ये है कि आप इकट्ठा लिखते जाओ, एक बात इसके बारे में बताओ, एक बात उसके बारे में बताओ, ऐसा करके बताते हुए चले जाओ अंतर आप। लेकिन जो सबसे इफेक्टिव तरीका मेरे दिमाग में आता है वो तरीका है जो पहले से आप जिसका इस्तेमाल करते रहे हैं। वो तरीका ये है कि आप अपने पेज के 2 भाग बनाओ, ठीक, एक बार विक्स और एक बार कैल्क, और जो एक दूसरे के अपोजिट बातें हैं वो नंबर डाल के यहाँ इसकी लिख दो, यहाँ इसकी लिख दो, यहाँ इसकी लिखो नंबर 2 पे और यहाँ इसकी लिखो नंबर 2 पे। मैंने जो उत्तर लिखा है वो मैंने इसी तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तरीका चेक करने वाले के दिमाग पे थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, प्रभावशाली रहेगा, और जो चीजें आप स्पष्ट करना चाहते हैं उन चीजों को बड़ी आसानी के साथ आप स्पष्ट भी कर पाएंगे। अब मैंने कैसे लिखा, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, अब इसको अगर आपको बढ़ाना है, मैंने एक प्रॉपर उत्तर लिखा है, मतलब ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। इसको बड़ा भी किया जा सकता है और इसको यदि आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। इन चीजों को बहुत छोटा करते हैं। हमने क्या किया, एक तरफ तो विक्स लिख लिया, ठीक, एक तरफ हमने कैल्प लिख लिया। अब इधर विक्स वाली बातें, उधर कैल्प वाली बातें। इट इक्विप्स लर्नर्स टू मैनेज एवरीडे कन्वर्सेशन। विक्स का काम क्या है, इसका काम है, उधर नाम में ये बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, बोलने वाली बेसिक, जो बेसिक नीड है बोलने वाली, वो इससे पूरी होती है। तो इट इक्विप्स लर्नर टू मैनेज एवरीडे कन्वर्सेशन, इसका प्रयोग काय में होगा, इसका प्रयोग होगा जो लर्नर है वो रोजाना जो अपनी बातचीत करता है उस बातचीत में इस स्किल का उपयोग होगा। बेसिक स्किल होगी, ये रोजाना की रोजमर्रा की बात वार्तालाप में होगा। लेकिन कैल्प जो है ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, ये कोई कम्युनिकेटिव स्किल नहीं है, ये क्या है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी भाषा का आपको गूढ़ ज्ञान कितना है, डीप ज्ञान कितना है, ये बेसिक बात होगी, ऊपर ऊपर आपको आता है, ठीक। ये क्या है, ये डीप ज्ञान कितना है। इट इनेबल्स द लर्नर्स टू टैकल मोर डिमांडिंग एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल टास्क, जो बहुत एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल वर्क्स हैं, टास्क हैं, उनको करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसे मानिए यहां आप केवल बोल रहे हैं, ठीक है, यहां आप क्या कर रहे हैं, यहां आप केवल बोल रहे हैं, और इसमें क्या है, इसमें आप पता लगा कि उसके ग्रामर पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात हो गई, रोजमर्रा वाली। ग्रामर पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप थोड़ी डीप बात कर रहे हैं। तो विक्स और कैल्प में एक अंतर यह है कि ये ओरल स्किल है, किसी लैंग्वेज को बोलने भर की, आम जिंदगी में रोजमर्रा की बोलने वाली जो स्किल है वो है विक्स, और उसका इंटेलेक्चुअली यूज और एकेडमिक यूज, एकेडमिक टर्म्स के मामले में यूज, वो कहलाएगा कैल्प। ये एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, ठीक। दूसरा, इट इज अप्लाइड इन ग्रीटिंग एंड कैजुअल एक्सचेंजेस। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है कि भाई मिल गए, राम जोहार जिस भाषा में हो गई, जिसमें हमने बधाइयां दे दी, जिसमें हमने अपनी बात कह दी, सामने वाले ने अपनी बात कह दी, ये इसमें काम आती है। लेकिन ये इट इज अप्लाइड इन एनालिसिंग टेक्स्ट एंड कंस्ट्रक्टिंग लॉजिकल आर्गुमेंट्स, यानी जब आप एकेडमिक फील्ड में होते हैं तो आपको एक पैराग्राफ दिया गया, अब उसके गुण दोष क्या है, उसके प्रोंस कॉन्स क्या है, उस पर बहुत सारा विमर्श करना, उस पर बहुत सारी चर्चा पर चर्चा करना, ये शामिल होता है किसमें, कैल्प में। ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के मामले में आती है। फिर क्या है, इट इज यूजफुल फॉर ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये काहे के लिए यूजफुल है, ओरल लैंग्वेज मतलब मौखिक भाषा के विकास के लिए ये महत्वपूर्ण है। इट इज यूजफुल इन राइटिंग, रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स। ये काहे में, लिखने में, पढ़ने में और सोचने की क्षमताओं में विकास के लिए है। इट इज प्राइमरी स्टेज इन लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज, और दूसरी भाषा को सीखने की पहली जो स्टेज है वो ये है, और इट इज द फर्दर स्टेज इन लर्निंग अ लैंग्वेज, और ये उसके बाद की स्टेज है सीखने की। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि जहां से हम एक भाषा का डेवलपमेंट शुरू करते हैं, एक भाषा को सीखना शुरू करते हैं, वहां हमें जरूरत पड़ती है काय की, विक्स की, यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स की। और फिर उसके बाद जैसे जैसे उसमें हमें डीप नॉलेज होती चली जाती है, संज्ञानात्मक नॉलेज होती चली जाती है, तो फिर उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। आई थिंक मामला क्लियर हो गया होगा। अगर इसको आप बढ़ाना चाहें तो और 10-20 बातें इधर उधर करके जोड़ सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा बढ़ा के और मुझे वापस भेजें, तो मैं देखूं कितना आपने बढ़ाया है। अगर इसको छोटा करना है तो और छोटा भी कर सकते हैं। हालांकि ये एक पर्याप्त मात्रा में
दिया गया उत्तर है, इसको बहुत छोटा बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर आगे बढ़ें। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ओके। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, व्हाई आर लर्निंग आउटकम्स इंपॉर्टेंट इन लर्निंग। भाई लर्निंग आउटकम्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो दरअसल हमने क्या सीखा है उसका पता लगाना भी तो बहुत जरूरी है, केवल सीखते जाना ही तो जरूरी नहीं है। क्या हमने सीखा है उसका पता भी हमें होना चाहिए। तो इसका मैंने थोड़ा सा बड़ा उत्तर लिखा है और वो आप देख लीजिए, देख लीजिए क्यों जरूरी है। देखो लर्निंग, और मैंने बहुत सामान्य साधारण सी भाषा में लिखा है, बिल्कुल साधारण सी भाषा में, और ये बात कोई मायने नहीं रखती कि आपकी भाषा बहुत टिपिकल है, बहुत लिटरेरी लैंग्वेज है या नहीं है। असल बात यह है कि आप कहना क्या चाहते हैं वो स्पष्ट हो जाना चाहिए। बहुत लिटरेरी है तो भी बहुत दिक्कत है। लर्निंग आउटकम्स आर द अपकमिंग रिजल्ट्स ऑफ आवर वर्क। लर्निंग आउटकम क्या है? हमारे कामों का आने वाला परिणाम है लर्निंग आउटकम। हम जो पढ़ा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो क्या है? वो लर्निंग आउटकम्स हैं दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म। जो काम हम करने जा रहे हैं उस काम का परिणाम क्या आएगा वो बताएगा लर्निंग आउटकम्स। इफ वी हैव देम इन आवर माइंड, यदि हमने उन्हें अपने दिमाग में रखा हुआ है, अवर वे टू टारगेट, यानी हमारा जो रास्ता है टारगेट प्राप्त करने का, उससे पहले उन्हें हमने अपने दिमाग में रखा है, इट बिकम्स मोर क्लियर एंड इजी। तो हमारा जो रास्ता है वो बहुत क्लियर हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, अगर हमने पहले से अपने दिमाग में लर्निंग आउटकम्स को फिट करके रखा हुआ है। विद द हेल्प ऑफ लर्निंग आउटकम्स की मदद से वी कैन मेक अ रोड मैप, हम एक रोड मैप बना सकते हैं टू अचीव अवर टारगेट। अपने टारगेट को अचीव करने का एक रोड मैप हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे? लर्निंग आउटकम्स की मदद से। इट मेक्स अवर टारगेट इजी टू अचीव, ये हमारे टारगेट को अचीव करना आसान बना देता है। व्हेन वी डिवाइड अवर होल वर्क इनटू पीसेस, जब हम क्या करते हैं अपने पूरे काम को छोटे 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 टुकड़ों में बांट लेते हैं, एंड मैनेज देम वन आफ्टर अनदर, और एक के बाद एक उन्हें करते हुए जाते हैं विद अ प्रेजेंट एंड काम माइंडसेट। एक प्रेजेंट और काम माइंडसेट के साथ लर्निंग आउटकम्स टेल अस व्हाट आर गोइंग टू अचीव बाय स्टडीइंग सम चैप्टर। ये लर्निंग आउटकम्स हमें ये बताते हैं कि हम क्या प्राप्त करने वाले हैं किसी चैप्टर को पढ़ने से। दे मेक अवर टारगेट क्वाइट अपरेंट, ये हमारे टारगेट को बहुत ही स्पष्ट कर देते हैं। दस अवर टारगेट बिकम्स इजी एंड आफ्टरवर्ड्स वी कैन इवेल्युएट अवर अचीवमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग आउटकम्स। और एट लास्ट हमने क्या प्राप्त किया है इसको एवेल्युएट कर सकते हैं ये सामने रख करके लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स क्या कर रहे हैं, हमने पहले से तय कर लिया कि ये चैप्टर पढ़ के हम ये सीखेंगे। अब हमने ये तय कर लिया तो हम बीच में कौन कौन सी दक्षताएं उत्पन्न करेंगे, टीएलएम्स का उपयोग कैसे करेंगे, हम कम्युनिकेशन का उपयोग कैसे करेंगे, बहुत सारी चीजें हमें स्पष्ट हो जाती हैं। और ये कुछ लाभ जो मैंने लिखने का प्रयास किया है, इसे आप और भी बढ़ा सकते हैं, अभी कई पेज बढ़ा दें, या इसको और भी छोटा कर सकते हैं, क्योंकि हम जो कहने वाले थे वो बात हमने लगभग इतने में कह ली है अपनी। अब अगला देखो, तीसरा, अगर कोई समस्या लग रही है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। अगला है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज। दूसरी भाषा सीखने के बेनिफिट्स क्या है? तो हमने इसको एडवांटेज के रूप में पढ़ा था और बहुत सारे एडवांटेज पढ़े थे, उन पे हम एक बार मोटी मोटी पर चर्चा अभी शुरुआत में ही कर भी चुके हैं कि हमने क्या क्या सीख लिया था। दरअसल इसमें हमने ये जाना था कि हमारे माइंड के अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो बढ़िया काम करना शुरू हो जाते हैं। हमें एक भाषा और सीख लें तो एक भाषा और सीखना हमारे लिए आसान हो जाता है, हमारा थिंकिंग पावर बढ़ जाता है, हमारी मेमोरी बढ़ जाती है, बहुत सारे लाभ हैं। वही सब यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, इनको और बढ़ाना चाहेंगे आप तो बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ाना चाहेंगे तो इतना भी आपके लिए पर्याप्त है। जरा देख लीजिए, लर्निंग ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज कैन स्टिमुलेट न्यू एरियाज ऑफ द ब्रेन। दूसरी भाषा सीखना हमारे दिमाग के नए एरियाज को स्टिमुलेट करता है, एंड इनहेंस द नेचुरल कैपेसिटी ऑफ कंसंट्रेशन, और दिमाग को केंद्रित करने की जो स्वाभाविक क्षमता है
ये उसको भी बढ़ा देता है। इट इज प्रूव्ड नाउ, ये अब सिद्ध हो चुका है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिसर्चेज, बहुत से रिसर्च के बेसिस पे ये प्रूव हो गया है दैट लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, की दूसरी भाषा सीखना, इनहेंस वंस थिंकिंग एंड मेमोरी स्किल्स। महत्वपूर्ण बात कि ये व्यक्ति की सोचने की और याद रखने की जो क्षमताएं हैं, जो स्किल्स हैं, उनको बढ़ाता है। डेवलप्स स्ट्रॉन्ग मेंटल कंट्रोल एबिलिटीज, दिमाग को नियंत्रित करने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज को बढ़ाता है। इट हेल्प्स टू डेवलप द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल मतलब अग्र मस्तिष्क का वो भाग, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर थिंकिंग एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस टू लर्न। अब ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बढ़ाता है, उसको डेवलप करता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है, थिंकिंग को मजबूत करता है और किसी भी प्रोसेस को, सीखने के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की क्षमता रखता है। सम एडिशनल लैंग्वेज, कोई दूसरी और भाषा। इट इंप्रूव्स अटेंशन, ये अटेंशन बढ़ाता है। मेमोरी, मेमोरी बढ़ाता है। एंड क्रिएटिविटी, और सृजनात्मकता बढ़ाता है। थिंकिंग प्रोसेस बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल, और हमारे सोचने का जो तरीका है वो बड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है। एंड कम्युनिकेशन बिकम्स मोर इफेक्टिव, और हमारी बातचीत जो है, हमारा जो वार्तालाप है, वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। दे डेवलप डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स टू सी द सेम थिंग, किसी एक ही चीज को देखने के बहुत सारे नजरिए, बहुत सारे दृष्टिकोण आ जाते हैं। इट मेक्स मेमोरी, प्लानिंग, मल्टीटास्किंग स्किल्स बेटर एंड शार्पर, और ये क्या करता है, मेमोरी को शार्प करता है, बढ़िया बनाता है, प्लानिंग को बेहतरीन करता है, और हमारी मल्टीटास्किंग की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। अब ये बहुत सारे लाभ हैं, जब आप उधर देखेंगे तो एडवांटेज में बहुत सारे एडवांटेज भी आएंगे जिन पे आप आंसर राइट कर सकते हैं। अब मैंने एक आपको नजरिया दे दिया कि ऐसे करके आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। बेहतर ये रहेगा कि इनको लेकर के बहुत ज्यादा वैसे ना हो कि ऐसा ही लिखना है, आप अपने हिसाब से इसको लिखना सीखेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको आज के लिए थोड़ा सा होमवर्क देने का प्रयास करेंगे। एक आउटलाइन आपको प्रदान करेंगे और उस एक आउटलाइन पे आपको कुछ प्रश्नों के एक प्रश्न का जवाब देना है, बस ये है। अब देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस अ टीचर में फेस इन द क्लासरूम फॉर टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज, यानी दूसरी भाषा को पढ़ाते समय कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो किसी टीचर को फेस करने पड़ते हैं। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसके लिए मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक, मैं इसको नहीं लिखूंगा, मैंने आपके लिए कुछ की पॉइंट्स रख दिए हैं। इन की पॉइंट्स का आधार बना करके आप लिख सकते हैं। पहला की पॉइंट ये है कि भैया हमारे यहाँ लो लिटरेसी लेवल्स हैं। दरअसल स्थिति ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कक्षा 5 कक्षा 8 कर लेते हैं, लेकिन जो बेसिक समझ लैंग्वेज में और मैथ में होनी चाहिए उन्हें, उनमें नहीं आती। न्यूमेरिकल स्किल्स भी नहीं आते और लैंग्वेज स्किल्स भी नहीं आती, ये बड़ी समस्या है। हम उन लोगों को भी साक्षर मान लेते हैं जो केवल 3 अक्षर का अपना नाम लिखना जानते हैं, हम उन्हें भी लिटरेसी वाले में शामिल कर लेते हैं कि भाई ये लिटरेट है। लेकिन दरअसल वास्तविक स्थितियां बड़ी भयावह हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और जो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी जानते हैं। दूसरा है लेस टाइम फॉर लैंग्वेज लर्निंग, इस पर भी हमने ठीक ठाक बात करी थी। दरअसल होता क्या है कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए समय चाहिए ज्यादा, और अन्य चीजों को भी, अन्य सब्जेक्ट्स को भी लैंग्वेज लर्निंग के थ्रू सिखाया जाना चाहिए तो ज्यादा टाइम मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता। एक एक पीरियड रखा जाएगा लैंग्वेज सिखाने के लिए, अब एक पीरियड तो पर्याप्त नहीं होता है लैंग्वेज सिखाने के लिए। ठीक, अगला, लो क्वालिटी रिसोर्स लर्निंग मटेरियल्स, हमारे पास उस लेवल के अच्छे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स नहीं होते, टीएलएम्स नहीं होते। शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, ये बड़ी समस्या है कि टीचर्स की तो कमी है ही, बाकी वो अलग बात है कि अनुपात और समानुपात चलता रहता है, लेकिन टीचर की शॉर्टेज है, निश्चित सी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, इसको यहाँ आप और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस चीज को और अच्छे से लिख सकते हैं। टीचर की शॉर्टेज तो है ही, सबसे ज्यादा शॉर्टेज है हमारे पास स्किल्ड टीचर्स की। ठीक, और टीचर्स पे जो एक्स्ट्रा बर्डन है, उस एक्स्ट्रा बर्डन का भी आप उल्लेख कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बर्डन भी बहुत ज्यादा है कि टीचर टीचिंग कर ही नहीं पाता, इतना एक्स्ट्रा बर्डन उस पर रहता है। दूसरा, टीचर्स हमारे स्किल्ड नहीं है प्रॉपर कि वो लैंग्वेज की उस स्किल को समझते हो, जानते हैं। ठीक है, टीचिंग मेथड्स, ये एक बड़ी समस्या है। दरअसल इसमें प्रॉब्लम रहती है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रॉपर ना होने के कारण
कोलेबोरेशन प्रॉपर ना होने के कारण ये समस्याएं आती हैं। मेमोरी बेस्ड असेसमेंट, हमारे असेसमेंट ऐसे हैं जिनमें स्किल्स पे ध्यान ही नहीं दिया जाता, जिनमें थिंकिंग पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। हमारे असेसमेंट सारे ऐसे होते हैं, परीक्षाएं हमारी ऐसी होती हैं जिनमें हम ये मापने का प्रयास करते हैं कि बच्चे की स्मृति कितनी अच्छी है। और दरअसल ओवरऑल डेवलपमेंट मापने के लिए आप ये नहीं क्लियर कर सकते कि किसी व्यक्ति की मेमोरी स्किल बहुत अच्छी है इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है बहुत ज्यादा, नहीं। मेमोरी स्किल्स किसी दूसरे व्यक्ति की भी अच्छी हो सकती है। अब मुझे जो बताया गया मैंने याद कर लिया, इस बात का मतलब ये तो नहीं निकलेगा कि मैं जब समस्या में पढ़ूंगा तो उसका हल भी बढ़िया निकालूंगा, ये तो जरूरी नहीं है। तो हमारे जो असेसमेंट्स हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, मेमोरी बेस्ड असेसमेंट्स होते हैं। लैक ऑफ सुटेबल एनवायरनमेंट, और सबसे बड़ी समस्या यही है कि सेकेंड लैंग्वेज सिखाने के लिए हमारे पास पर्याप्त एनवायरनमेंट नहीं होता। अगर हम एनवायरनमेंट फर्स्ट लैंग्वेज जैसा कर दें तो ये सेकेंड लैंग्वेज भी लगभग उसी तरीके से और आसानी से सिखाई जा सकती है जैसे फर्स्ट लैंग्वेज बच्चा नेचुरली अडेप्ट कर लेता है, वैसे ही सेकेंड लैंग्वेज को भी अडेप्ट कर लेगा, लेकिन हम उतना परिवेश दे नहीं पाते। ये हमारी बड़ी समस्या। और सबसे बड़ी समस्या है पीर प्रेशर, कि पड़ोसी का बच्चा तो यहाँ पहुंच गया, तुम बेटा काहे नहीं पहुंचे, या वो तो देखो इतना आगे है, तुम काहे नहीं हुए। ये क्या करता है, ये बच्चे को प्रेशराइज करता है, और जब वो प्रेशराइज होता है तो फिर वो परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए किसी लैंग्वेज की समझ क्रिएट करने के बजाय उसमें रट्टाफिकेशन करना शुरू कर देता है कि वो रट्टा मारता है और परीक्षा में लिख देता है तो सबको ये लगता है कि इसको बढ़िया से ये लैंग्वेज आती है, जबकि वास्तविकता ये होती है कि वह लैंग्वेज उसको उतने अच्छे से नहीं आती है। अब इतना ही अगर आप इसी में थोड़ा थोड़ा बढ़ा के लिख देंगे, इन्हीं जो पॉइंट्स को मैंने दिया है इन्हीं का पूरा सेंटेंस बना देंगे तो भी पर्याप्त मात्रा में उत्तर हो जाएगा। लेकिन और बड़ा उत्तर करना है तो ये डालिए हेडिंग्स, और इन हेडिंग्स के सहारे आप एक अच्छा सा उत्तर लिखने का प्रयास करिए। तो करना ये है कि इसको मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है लिख के, हालांकि भेजता कोई नहीं है, फिर भी अगर कोई भेज दे तो मैं ये समझूंगा कि चलो ये चीज थोड़ी बेहतर रही है कि इस बार बात हमारी जो है वो मान ली गई है। खैर जो भी है, क्लासेस हमारी चल रही हैं। आज का वीडियो आधे घंटे का भी नहीं हो पाया, वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ना तो हमने फालतू की बातें की हैं और ना ही हमारा उद्देश्य है कि वीडियोस बहुत लंबे जाएं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम जितना पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना चाहते हैं उतना चलता रहे, और यही हमारे लिए पर्याप्त भी है। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए जिज्ञासा के साथ, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। आपकी ये क्लासेस रिकॉर्ड करने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, स्टूडियो दूर भी है, और फिर उसके बाद पूरे दिन की थकान के बाद वीडियोज रिकॉर्ड करना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। इसलिए मैं यहाँ सहारा लेके भी खड़ा हो जाता हूँ, कभी कभी ये स्थिति होती है लगातार खड़े होने में। तो मोटिवेशन मिलेगा तो चीजें ज्यादा बेहतर होगी। हालांकि मैं अपनी तरफ से बेहतर प्रयास कर रहा हूँ कि आप तक सही तरीके से चीजों को पहुंचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। मिलेंगे कल फिर एक और नए टॉपिक पे। कल यूनिट 2 शुरू हो जाएगा, चैप्टर 3 पे हम बात करेंगे, 4 ब्लॉक अप्रोच पे। तो थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा उससे पहले, ज्यादा बेहतर रहेगा। धन्यवाद।